नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को यह ध्यान होगा कि हमने महाराज यशवंतराव होलकर के जीवन के ऊपर एक वीडियोस की श्रृंखला शुरू की थी, पर दुर्भाग्य से इस श्रृंखला के मैं सिर्फ 4 वीडियोस ही बना पाया था। पर दोस्तों, अब हम इस श्रृंखला को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस श्रृंखला के अंतिम वीडियो में हम कहां तक पहुंचे थे। तो हमने यह जान लिया था कि किस तरह से हड़पसर के युद्ध या फिर बैटल ऑफ पुणे में महाराजा यशवंतराव होलकर ने किस तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय और महाराज दौलतराव सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और इसके बाद डरे हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और 31 दिसंबर सन 1802 में वह बसीन की संधि कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब महाराजा दौलतराव सिंधिया और नागपुर के महाराज रघुजी भोसले द्वितीय मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं, पर जिसमें उनकी हार हो जाती है। दोस्तों, महाराज यशवंतराव होलकर की श्रृंखला को हम शुरू करें उसके पहले आपको बैकग्राउंड की अच्छी समझ हो जाए उस समय के हिंदुस्तान की, तो इसलिए हमें ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से महाराज दौलतराव सिंधिया की विशाल सेना को हराया था, क्योंकि यह एक बहुत ही अहम मकाम था मराठा हिस्ट्री में कि इतनी बड़ी सेना को अंग्रेजों ने कैसे हरा दिया, ताकि हम यह जान सके कि अंग्रेज काम किस तरह से करते थे, उनकी क्या रणनीति होती थी, जिससे आगे जब हम महाराज यशवंतराव होलकर के अंग्रेजों से हुए संघर्ष के बारे में जानेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो महाराज दौलतराव सिंधिया शक्तिशाली मराठा सरदार महादजी शिंदे उर्फ सिंधिया के उत्तराधिकारी थे। महादजी अपने समय हिंदुस्तान के बड़े शासक थे। मुगल हो या अंग्रेज, सब पर उनका प्रभाव था। महादजी एक महान सेनापति और रणनीतिकार थे। दौलतराव सिंधिया उनके मुकाबले इतने कुशल सेना नायक नहीं थे, पर वह बुद्धिमान जरूर थे और अपनी गलतियों से सीख लेने वाले थे। इतिहासकारों ने उन्हें विलासितापूर्ण जीने वाला व्यक्ति बताया है। बसीन की संधि के बाद यह तो स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज अब पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, और यदि वह सिंधिया को हरा देते हैं, जिनका प्रभाव उत्तर भारत में सबसे ज्यादा था, तो उनका आधा काम तो ऐसे ही पूरा हो जाता। दौलतराव सिंधिया जी भी अंग्रेजों की उनके खिलाफ की जा रही इस घेराबंदी से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने नागपुर के महाराज रघुजी भोसले द्वितीय के साथ और महाराज यशवंतराव होलकर के साथ मिलकर मराठा कॉन्फेडरेसी बनाने का प्रयत्न भी किया था, पर जिसमें महाराज यशवंतराव होलकर और महाराज दौलतराव सिंधिया के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी चर्चा हमने अपने आखिरी वीडियो में भी करी थी। तो दोस्तों, अब इस कॉन्फेडरेसी से होलकरों के बाहर हो जाने के बाद बचते हैं सिर्फ सिंधिया और भोसले ही। अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड वेलेस्ली और उसका भाई आर्थर वेलेस्ली इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से प्रमुख रणनीतिकार थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दक्षिण भारत, जहां पर स्वयं सिंधिया जी मौजूद हैं, वहां पर तो हमला होगा ही, पर साथ ही साथ उत्तर भारत में जो सिंधिया महाराज के क्षेत्र है, उन पर भी हम इसी समय हमला करेंगे। उन्होंने सिंधिया जी को गंगा दोआब क्षेत्र, राजपुताना और बुंदेलखंड से आने वाली किसी भी प्रकार की मदद को रोकने के इंतजाम सफलतापूर्वक करना शुरू कर दिए थे। होलकर भी कहीं सिंधिया से जाना मिले, उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया था। दोस्तों, मराठों की तरफ से एक और प्रमुख सरदार गुजरात के गायकवाड़ ने भी इस युद्ध में मराठा कॉन्फेडरेसी का साथ नहीं दिया था। और जहां तक हम बात करें धार के पवार महाराज की, तो वह खुद बेचारे आंतरिक कलह से जूझ रहे थे, तो वह कहां से मदद करते। अब बात करें मुगल बादशाह शाह आलम की, जो कि सिंधिया यानी मराठों के संरक्षण में था, वह भी अंग्रेजों की तरफ जाने का रुझान दे रहा था। सिख महाराज रणजीत सिंह को भी अंग्रेजों ने मराठों का साथ न देने के लिए मना लिया था, तो बाहर से मदद के सारे रास्ते बंद किए और अंदर से भी किले में उन्होंने सेंध लगा दी। अंग्रेजों ने सिंधिया की सेना को सर्विस दे रही बेगम समरू और उसके यूरोपियन अफसरों को भी अपनी ओर कर लिया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तानियों की आपसी फूट, भ्रष्टाचार, देशभक्ति की भावना की कमी का फायदा उठाकर अपने काबिल और चतुर अफसरों के माध्यम से
डिप्लोमेसी का ऐसा जाल बिछाया था जो कि सिंधिया महाराज की स्थिति को बहुत खराब करने लगा था दोस्तों। इस युद्ध की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त सन 1803 में होती है। ब्रिटिश सेना की संख्या यहाँ पे 60,000 के आसपास थी। हालांकि इनमें ज़्यादातर तो भारत के ही लोग थे जो कि अलग अलग मोर्चों पर तैनात थे। सबसे पहले अहमदनगर के किले पर अंग्रेज़ों का हमला होता है। वहाँ की मराठा सेना का यूरोपियन किलेदार जो था वह रिश्वत लेकर भाग गया और अंग्रेज़ों को पहली सफलता ऐसे मिली। इसके बाद असीरगढ़ का किला भी अंग्रेज़ों ने सिंधिया जी के सरदारों को रिश्वत देकर आसानी से अपने कब्जे में ले लिया। अब दोस्तों गुजरात में क्या हो रहा था? गायकवाड़ महाराज के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की सब्सिडरी सेना ने भरूच का किला जीत लिया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोकल भील सरदारों को भी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। इस तरह सिंधिया की शक्ति का गुजरात में अंत हुआ। उत्तर भारत में जनरल लेक ने कानपुर से आगे बढ़ते हुए सिंधिया की सशक्त सेना को के जो यूरोपियन ऑफिसर थे उनको उसने पहले ही खरीद लिया था। सिंधिया का जनरल पेरोन तो पहले से ही अंग्रेज़ों से मिल चुका था, पर अलीगढ़ में तैनात 2000 जाबाज सच्चे हिंदुस्तानी भारतीय सिपाहियों ने यहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़ाई की, पर फिर भी वह बेचारे जीत न सके और बाद में अंग्रेज़ों ने इन सैनिकों को युद्ध जीतने के बाद चुन चुन कर मार डाला। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में तो गद्दार पेरोन खुद था, जिसके फ्रेंच ऑफिसर में भी फूट डल गई थी। वह सब भाग गए, पर यहाँ 4,500 सिंधिया जी के सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े। पर दोस्तों यह लोग भी धीरे धीरे करके हारने लगे और मराठा सेना को हारता हुआ देख पपेट बादशाह शाह आलम अंग्रेज़ों की शरण जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी। अब दोस्तों दिल्ली के बाद बात करते हैं आगरा की, जो कि उत्तर भारत में सिंधिया जी का सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था। यहाँ पर भी यूरोपियन कमांडर अंग्रेज़ों से मिल गए, पर सैनिकों ने अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया। फिर भी 18 अक्टूबर सन 1803 में यह किला सिंधिया जी हार गए। अब दोस्तों सिंधिया जी के लालची और स्वार्थी सेनापति अंबाजी पंत इंगले, जिन्हें उत्तर भारत में सिंधिया सेना को फिर से खड़ा करने और अन्य राजों रजवाड़ों से मदद मांगने के लिए भेजा गया था, उन्होंने वहीं पर लूट मचाना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों से संधि कर ली और इसी तरह अन्य राजा भी अंग्रेजों के पाले में यूं ही चले गए। इसका फायदा अंग्रेजों को राजस्थान अलवर के निकट हुए लसवारी की लड़ाई में मिला, क्योंकि अब अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काफ़ी मजबूत हो गई थी और यहाँ पर अंबाजी पंत इंगले जैसा लालची व्यक्ति सिंधिया सेना का नेतृत्व कर रहा था, कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स के साथ मिलकर। पर दोस्तों यहाँ पे बड़ा भीषण युद्ध हुआ, दोनों तरफ की सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ। लॉर्ड लेक खुद लिखता है कि यदि इस सेना का नेतृत्व कुछ काबिल कमांडर और बेहतरीन जाबाज योद्धा कर रहे होते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। यहाँ सिंधिया जी के कमांडरों की गद्दारी के अलावा अंग्रेजों की बेहतरीन तोपें और बंदूकों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। इस तरह पूरा उत्तर भारत सिंधिया जी की मराठा सेनाएं हार गई। अब दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ ऑथर वेलेस्ली ने अपनी सशक्त डिप्लोमेसी के द्वारा बड़े मुसलमान जागीरदारों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। साथ ही निजाम की सेना का सहयोग भी उसे मिल रहा था। दक्षिण के इस युद्ध में पहले तो सिंधिया जी और भोसले जी का पलड़ा भारी था, पर उन्होंने काफ़ी समय पेशवा और होळकरों को अपने खेमे में करने की कोशिशों में गंवा दिया, जिसका फायदा अंग्रेजों को आगे चलकर हुआ। 23 दिसंबर सन 1803 में असई की लड़ाई शुरू होती है। ऑर्थर वेलेस्ली को सिंधिया खेमे के गद्दारों द्वारा पल पल की जानकारी मिल रही थी, जिसका फायदा उठाकर उसने ऐसे मौके पर हमला किया जब महाराज दौलत राव सिंधिया अपनी सेना से दूर थे और उनकी सेना भी तैयार नहीं थी। फिर भी मराठा सेना ने अंग्रेजों के शुरुआत में छक्के छुड़ा दिए। मराठा इन्फेंट्री बहुत बहादुरी से लड़ी, पर घुड़सवार सेना इतना कमाल ना दिखा सकी। यहाँ भी सिंधिया जी के यूरोपियन अफसर
पॉल मैन का किरदार गद्दारी पूर्ण ही रहा। महाराज रघुजी भोसले ने अपनी सेना भेजी ही नहीं, वह युद्ध के मैदान से ऐसे ही चले गए। दोनों तरफ हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। पर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जादवराव भास्कर और आनंदराव निंबाड़कर की कुर्बानियों को, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ पर मराठा सेना का तोपखाना भी बेहतरीन तरीके से लड़ा, परंतु अंत में आकर असई की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। पर अंग्रेजों ने यह खुद माना कि यह एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी, निर्णायक जीत नहीं थी, क्योंकि कार्रवाई के बाद परस्यू नहीं किया गया, पीछा नहीं किया गया। कारण था कि अंग्रेजों की थकी हुई घुड़सवार सेना जिसे मराठों ने बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इस तरह की हार के बाद महाराज दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों से सुलह करने में ही भलाई समझी और बाद में नागपुर के महाराज रघुजी भोसले ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद किया, जिसमें चोरी छिपे महाराज दौलत राव सिंधिया ने भोसले जी की सेनाओं की मदद की। चोरी छिपे क्यों? क्योंकि युद्ध में हारने के बाद शिंदे यानी कि दौलत राव सिंधिया जी ने एक शांति समझौता अंग्रेजों से कर लिया था कि अब वह सेना नहीं भेजेंगे, पर फिर भी उन्होंने चोरी छुपे सेना भी भेजी थी। पर दुर्भाग्य यहाँ पे भी मराठों के पीछे लगा हुआ था, वह इस युद्ध को भी जीत नहीं पाए। और 30 दिसंबर सन 1803 में अंग्रेजों और महाराज दौलत राव सिंधिया के बीच में सरजे अंजनगांव की ऐतिहासिक संधि होती है, जिसमें सिंधिया जी को बहुत बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था। मराठों की इस हार का सबसे बड़ा कारण सिंधिया सेना के कमांडरों के गद्दारी व लालच, मराठों की आपसी फूट, यूरोपियन अफसरों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना और देसी राजाओं के प्रति किए गए अपने खराब व्यवहार के कारण उनका सहयोग ले पाने में असमर्थता थी। तो वहीं दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की कमाल की डिप्लोमेसी, उनके काबिल अफसर, उन्नत हथियार और रणनीति के साथ सबसे महत्वपूर्ण उनमें अपने देश और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादारी की भावना ही मराठों पर भारी पड़ी। इस युद्ध ने महाराज दौलत राव सिंधिया की खराब डिप्लोमेसी और अपने सरदारों पर नियंत्रण न रख पाने की क्षमता को भी उजागर किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी मदद करेगा महाराज यशवंतराव होलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संघर्ष को समझने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।